Hello everyone. Today I am going to start a topic vector. Okay, तो 11th क्लास का आपका जो है स्टार्टिंग टॉपिक है वेक्टर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वेक्टर की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। तो जो भी आप इससे आगे आने वाले चैप्टर्स पढ़ोगे, मैक्सिमम चैप्टर्स जो फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पर हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ जो चैप्टर में आएंगी तो वेक्टर क्वांटिटीज़ आएंगी। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को सॉल्व करने के लिए, मतलब उनका जो मैथमेटिक्स है वो सॉल्व करने के लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेक्टर अलजेब्रा की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हमें ये वेक्टर चैप्टर जो है पता होना चाहिए कि वेक्टर एडिशन कैसे कर रहे हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो ये सब जो वेक्टर अलजेब्रा है वो हमें आना चाहिए, इसलिए हम जो है वेक्टर चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। देखो, दो टाइप की क्वांटिटीज़ डिफाइन की गई हैं, एक तो वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर्स, ठीक है, दो क्वांटिटीज़ डिफाइन की गई। सबसे पहली क्वांटिटी, सपोज़ हम लिखते हैं यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी। तो कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन भी हो और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी करे, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो दोज क्वांटिटीज़ which are having magnitude, direction and follow vector algebra। ठीक है, तो जो क्वांटिटीज़ के पास में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी करती हैं, तो वो क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन, टॉर्क, और भी बहुत है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये सब क्वांटिटीज़ हैं। इन सब क्वांटिटीज़ के साथ मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और दे फॉलो द वेक्टर अलजेब्रा ऑल्सो। ठीक है, तो इन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात यहाँ पर ये डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, इन सब की बातें कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो पहले मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि मैग्नीट्यूड क्या है और मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन कैसे एसोसिएट कर रहे हैं, है ना। तो जैसे सपोज़ मैं आपसे पूछूं कि आपका घर यहाँ से कितना दूर है, ठीक है, तो आपके घर का एड्रेस बताओ, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ से 500 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन, 500 मीटर दूर है। सपोज़ किसी ने कहा कि 500 मीटर दूर है यहाँ से, तो 500 मीटर, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट भी 500 मीटर है, ये वाला पॉइंट भी 500 मीटर है, इधर भी 500 मीटर, इधर भी। तो कौन सी डायरेक्शन? तो डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की और आपने बोल दिया कि यहाँ से 500 मीटर दूर है मेरा घर, तो कभी भी आपने अपने घर का एड्रेस स्पेसिफिक नहीं बताया, कोई पहुँच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप अगर ऐसे बताते हो कि यहाँ से 500 नॉर्थ डायरेक्शन में मेरा घर है, या 500 ईस्ट डायरेक्शन में मेरा घर है, यहाँ से रेफरेंस पॉइंट यहाँ इस पोजीशन को मानो जहाँ पर आप हो उस समय, तो वहाँ से ही आप बताओगे कि इस डायरेक्शन में। तो आपने अपने घर की डिस्टेंस तो बताई, उसके साथ में डायरेक्शन भी एसोसिएट कर दी, ठीक है। तो फिर मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई, तो आप उस एड्रेस पर पहुंच सकते हो। तो ठीक है, तो इसलिए जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करना पड़ा कि आप जैसे सपोज़ बता दिया 500 मीटर, तो 500 मीटर तो डिस्टेंस हो गई, 500 मीटर तो डिस्टेंस हो गई। इन विच डायरेक्शन वी हैव टू मूव
टू रीच द एड्रेस। ठीक है, तो वो एड्रेस डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो इसलिए हमें जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट हुई, इसलिए हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, अब इसमें ये टर्म लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो देखो, कोई भी क्वांटिटी आप डिफाइन कर रहे हो, सपोज मान लो मैं वेलोसिटी का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, वेलोसिटी का एग्जांपल ले लिया। तो वेलोसिटी कैसे लिखी जाती है? वेलोसिटी सपोज 5 मीटर पर सेकेंड और बोल दिया मैंने नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टर्म है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी आ रही है और यूनिट भी आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये डायरेक्शन हो गई नॉर्थ। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड कंसिस्ट न्यूमेरिक वैल्यू प्लस यूनिट। ठीक है, तो वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, तो इसके साथ में न्यूमेरिक वैल्यू भी अटैच है। तो दिस होल टर्म इज नोन एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉर्थ। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम एरो की हेल्प से शो करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ आपको कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को अगर डिफाइन करेंगे तो हमें एरो की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये हो गया एक एरो। तो ये एरो की जो लेंथ होती है, ये एरो की लेंथ हमें आइडिया देती है मैग्नीट्यूड का, है ना। तो इट गिव्स द लेंथ ऑफ एरो गिव्स आइडिया अबाउट मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड का आइडिया मिल जाता है हमें लेंथ से। और एरो जिस डायरेक्शन में होगा, मतलब वो उस क्वांटिटी की डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा होगा। एरो का हेड किस डायरेक्शन में है? सपोज इस तरफ मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डिफाइन कर दूं, तो ये एरो का हेड किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में। तो एरो का हेड तो बताएगा डायरेक्शन क्या है इस क्वांटिटी की, और जो एरो की जो लेंथ है वो टेंटेटिव आइडिया दे देगी हमें कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या है? देखो, जैसे मुझे वेलोसिटी ही लिखना है सपोज, तो वेलोसिटी मुझे लिखना है, तो वेलोसिटी का सिंबल हो गया v, और इसके ऊपर एक एरो लगा दो, इसके ऊपर आप एक एरो लगा दो। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है? वेक्टर क्वांटिटी। आपने उसके ऊपर एरो लगा दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम एक बार लगा दें उसके ऊपर, तो भी इसको वेक्टर क्वांटिटी ही बोला जाएगा। बुक्स में आपको कैसा मिलेगा? बुक्स में क्या करते हैं? बोल्ड कर देते हैं उसे। बोल्ड करने का मतलब ऐसा कुछ, है ना, थिक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, वहाँ पर वो एरो नहीं लगा रहे हैं, उसको बोल्ड लेटर में लिख दिया उन्होंने। तो ये सब लिखने का तरीका है। वेक्टर क्वांटिटी को इस तरह से लिखा जाता है, तीनों में से कुछ भी, तो तीनों ही सही है। तो हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो हम लोग तो जो है जनरली एरो लगा देंगे या उसके ऊपर बार, इस तरह से डिनोट कर देंगे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को। ठीक है, ये लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अब इसके बाद एक जो डायरेक्शन की आपको रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आप बता ही दोगे, है ना। अगर आपसे जैसे मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर हमें डायरेक्शन इस तरह से भी बतानी पड़ती हैं, आउट ऑफ द पेज, इनसाइड द पेज, है ना, इनवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। इन डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, मतलब ये डायरेक्शन मुझे बतानी है कि कोई क्वांटिटी ऐसी है जो इनसाइड द पेज डायरेक्शन है उसकी, या कोई क्वांटिटी ऐसी है जो परपेंडिकुलर टू द पेज एंड आउटवर्ड डायरेक्शन है, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? देखो, ये एरो होता है और ये एरो का हेड है, ये एरो की टेल है। ठीक है,
जब ये एरो इस पेज से बाहर आएगा तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई देगा, इसका पॉइंट दिखाई देगा, पॉइंट। तो पॉइंट दिखाई देने का मतलब ये एरो जब बाहर आ रहा है पेज से परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा है तो हमें क्या दिखाई देगा, पॉइंट दिखाई देगा। यानी कि पॉइंट क्या डिफाइन करता है, पॉइंट डिफाइन करता है आउटवर्ड डायरेक्शन। पॉइंट डिफाइन करता है आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो ये एरो इनसाइड द पेज जब जाएगा तो हमें क्या दिखाई देगा, एरो की टेल दिखाई देगी। और एरो की टेल कैसे दिखाई देगी, इस तरह से क्रॉस दिखाई देगा। तो जब भी हमें इनवर्ड डायरेक्शन, ये एरो कैसे जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे इधर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, एरो की टेल दिखाई देगी। तो टेल दिखाई देगी, तो जब एरो इनसाइड द पेज जा रहा है, इनसाइड द पेज, तो हमें एरो की टेल दिखाई दे रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ, जब भी आपको इनवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है तो क्रॉस सर्कल के अंदर बंद कर दो, और जब भी आपको आउटवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है तो एक सर्कल के अंदर एक डॉट लगा दो इस तरीके से, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। समझ गए ना कि यहाँ से एरो अगर बाहर आएगा बोर्ड से तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा, पॉइंट। तो एरो जब बाहर आ रहा है यानी कि परपेंडिकुलर टू द पेज एंड आउटवर्ड डायरेक्शन हो रही है, तो हमें क्या दिखाई देता है, पॉइंट। इसलिए आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉइंट से रिप्रेजेंट करा। जब एरो इनसाइड द पेज जा रहा है तो हमें क्या दिखाई देगा, टेल, और टेल कैसी दिखाई देगी, क्रॉस। तो इसलिए इनवर्ड डायरेक्शन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, सर्कल के अंदर क्रॉस बना दिया एक, तो इसको हम इनवर्ड डायरेक्शन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। अच्छा, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ से पहले एक चीज़ और डिफाइन कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना, वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, एरो लगा दो, ठीक है। अगर मुझे मैग्नीट्यूड ही लिखना है केवल किसी वेक्टर क्वांटिटी का, तो कैसे लिखूँगा, मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड को हम दो वर्टिकल लाइन के बीच में इस तरह से क्वांटिटी को लिख दिया गया है, तो इट शोज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, इस तरह से लिखेंगे उसे। वर्टिकल लाइन के बीच में लिख दिया है तो किसी वेक्टर क्वांटिटी को, तो इट मीन्स इट शोज़ द मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ दिस क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगी बात। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी करेंगे। अब वेक्टर अलजेब्रा क्या है ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये सब वेक्टर अलजेब्रा के ही पार्ट हैं। इसी सबको मिलाकर वेक्टर अलजेब्रा बोला जाता है, ठीक है। वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे उसको, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होती हैं जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड होगा। जैसे कि मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे कि 1 किलो टमाटर, 1 किलो आलू, है ना, 1 kg पोटैटो, ठीक है। तो अब किसी से बोलोगे कि हाँ मुझे 1 kg पोटैटो चाहिए, तो उसके साथ में डायरेक्शन एसोसिएट करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। ऐसा तो नहीं कहोगे कि 1 kg पोटैटो इन नॉर्थ डायरेक्शन, है ना, तो ज़रूरत ही नहीं है डायरेक्शन एसोसिएट करने की। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जैसे कि मास हो गया, ठीक है, और डिस्टेंस हो गई, ठीक है, डिस्टेंस हो गई। हाँ, अब डिस्टेंस के साथ में एक थोड़ा सा ये है कि अगर हम किसी को बता रहे हैं कि 500 मीटर,
तो ये तो डिस्टेंस हुई। अगर हमने बोला कि 500 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन या 500 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन एसोसिएट कर दी, तो उसको अब डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस इज़ ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ एन वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन एसोसिएट कर दी, डायरेक्शन उसके साथ में अटैच कर दी, तो वो डिस्टेंस नहीं रहेगा, फिर वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस और मास। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल हो गए, इनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है वेक्टर की, चलो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग है ना, ये सिंबल किस लिए यूज़ करते हैं, पैरेलल के लिए। ठीक है, तो पैरेलल शिफ्टिंग में वेक्टर चेंज नहीं होता है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पैरेलल शिफ्टिंग। तो पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई वेक्टर यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड, सपोज वेलोसिटी को ही कंसीडर कर रहे हैं, और इसकी डायरेक्शन है ईस्ट। ठीक है, अब मैं इस वेक्टर को अगर शिफ्ट करके इधर रख दूं, है ना, नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया, मैग्नीट्यूड उतना ही रखा है भाई, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करा है, ना ही डायरेक्शन में चेंज करा है, मैग्नीट्यूड उतना ही है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड उतना ही मैग्नीट्यूड लिया, डायरेक्शन मैंने वही रखी, तो ये वेक्टर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसको मैं ऊपर रख दूं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू उतनी ही रहनी चाहिए, तब भी वही वेक्टर रहा, कोई वेक्टर में चेंज नहीं हुआ। इसको मैं पीछे की तरफ शिफ्ट करूं, ठीक है, तब भी सेम वेक्टर रहेगा, या आगे शिफ्ट करूं, कहीं भी इसको पैरेलली शिफ्ट कर दूं। पैरेलली शिफ्ट करने का मतलब है कि ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, ना ही डायरेक्शन चेंज हो। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं। क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं। अभी भी एरो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ही है, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो ये चारों जो है वही वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। तो आप किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दो, कोई चेंज नहीं आएगा वेक्टर में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर फर्स्ट हो गया ये, है ना, पैरेलल शिफ्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट ले रहे हैं, देखो नेक्स्ट क्या है, अगर किसी वेक्टर को अदर देन 2 पाई और मल्टीपल ऑफ 2 पाई रोटेट कर दोगे तो वो वेक्टर चेंज हो जाता है। तो इसको हम ऐसे लिखें, समझो बात को, ये दूसरी प्रॉपर्टी है, क्या है कि इफ़ वी रोटेट अ वेक्टर अदर देन 2 पाई और मल्टीपल ऑफ 2 पाई, then vector will change, ठीक है। इसका मीनिंग समझो, क्या कहना चाह रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई वेक्टर मुझे दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन क्या है, सपोज ईस्ट, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड भी सपोज दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसको क्या करूं, रोटेट कर दूं। रोटेट करने का मतलब इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर दूं, इधर ले गया मैं इसको, ठीक है। तो ये एंगल मैंने इसको रोटेट कर दिया, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। अब ये थीटा एंगल क्या है, 2 पाई तो है नहीं, ना ही 2 पाई का मल्टीपल है। 2 पाई का मल्टीपल क्या हो गया, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, है ना। तो ना तो 2 पाई है ना 2 पाई का मल्टीपल है, तो ये वेक्टर चेंज हो गया। मतलब क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन अभी ईस्ट थी, अभी इस समय क्या हो गई है, सम नॉर्थ ईस्ट, है ना। इस तरह से अगर डिफाइन करें
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये लगभग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ चुका है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ चुका है मतलब कि वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई। चाहे मैग्नीट्यूड उतना ही रहा, लेकिन अगर केवल और केवल डायरेक्शन भी चेंज हो गई है तो वेक्टर चेंज हो चुका है। ठीक है, अब मैं इस वेक्टर को 2 पाई रोटेट कर दूँ, सपोज 2 पाई से रोटेट करूँ। 2 पाई का मतलब कितना हुआ, यहाँ से चले पूरा सर्कल कंप्लीट करके वहीं पहुँच गए, ऐसे रोटेट किया मैंने, तो ये उसी लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, वहीं पर आ गया। मैग्नीट्यूड उतना ही रहा, डायरेक्शन उतनी ही रही। 2 पाई शिफ्ट करने पर ये वेक्टर जहाँ था घूम के वहीं पहुँच गया। तो इसका मतलब ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वेक्टर एज इट इज़ वही रहा जो था। तो 2 पाई से शिफ्टिंग करोगे, रोटेट करोगे, सॉरी शिफ्टिंग नहीं बोलेंगे, रोटेट बोलेंगे। 2 पाई से रोटेट करोगे तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन 2 पाई के अलावा कोई सा भी एंगल से रोटेट कर दिया तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। डायरेक्शन चेंज हो गई तो वो वेक्टर चेंज हो चुका है। ठीक है, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेक्स्ट नंबर 3, ए क्वांटिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब कि कभी भी ऐसा नहीं लिखा जा सकता 5 अपॉन वेक्टर ए, ये मीनिंगलेस है। ठीक है, ये मीनिंगलेस है, ऐसा लिखना मीनिंगलेस है। कभी भी वेक्टर क्वांटिटी डिनोमिनेटर में नहीं आएगी, कभी भी वेक्टर क्वांटिटी डिनोमिनेटर में नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी अगर इस तरह से लिख दिया आपने 5 अपॉन वेक्टर ए, तो ये मीनिंगलेस है, तो ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, कभी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पेसिफाई हो रहा है, यूनिट, यूनिट मतलब 1, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा इनका, तो यूनिट वेक्टर। फोर्थ, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि इट इज़ हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। इट शोज या इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड 1 है, केवल और केवल क्या है, डायरेक्शन है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर, तो उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो किस लिए यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमें केवल डायरेक्शन बताने की ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ पर हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत है, बस वहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे इसको, यूनिट वेक्टर को। जैसे कि हम यहाँ क्वांटिटीज़ लिखेंगे जिसमें आई कैप, जे कैप, के कैप, इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो आई कैप, जे कैप, के कैप क्या हैं ये बेसिकली हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी क्वांटिटी है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, सपोज़ मान लो वेलोसिटी की ही बात कर रहे हैं, तो वो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, तो उसको क्या लिख, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है सपोज़ 5 मीटर पर सेकेंड, तो हम उसको क्या लिखेंगे, कैसे स्पेसिफाई करेंगे,
उसको स्पेसिफाई करने का तरीका है 5i कैप। मतलब आई कैप लिख दिया तो वो आई कैप लिख दिया तो वो एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि वेलोसिटी जो है 5i कैप बोलने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड तो है 5 और डायरेक्शन क्या है x, है ना। तो आई कैप रिप्रेजेंट्स द x डायरेक्शन, j कैप रिप्रेजेंट्स द y डायरेक्शन एंड k कैप रिप्रेजेंट्स द z डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। आई कैप इज व्हाट, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन, j कैप इज द यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन एंड k कैप इज द यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ आई कैप क्या है। देखो जिसके ऊपर भी कैप लग गया, जिसके ऊपर भी कैप लग गया वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने का ये नोटेशन है, कैप लगा दो। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ a के ऊपर मैंने ऐसे कैप लगा दिया तो ये a वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर ऑफ a, ऐसे बोलेंगे इसको। ठीक है, तो आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, आई कैप रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन। जे कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कैप रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन एंड के कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के कैप रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन। ठीक है, ये मतलब है यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि केवल और केवल डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो सपोज़ मैं अगर कोई एक वेक्टर लूँ ए वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर मुझे लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, वेक्टर अपॉन एक्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर लिखो, ए वेक्टर लिख दिया, उसके डिनोमिनेटर में हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया। तो ये क्या स्पेसिफाई करेगा, यूनिट वेक्टर, है ना। सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड आता है वो कितना आता है, 1 आता है और केवल डायरेक्शन रह जाएगी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा टोटल 1। तो इसलिए ए वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए अपॉन एक्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर अपॉन एक्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन एक्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये है यूनिट वेक्टर। ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जो भी वेक्टर आपको दिया हुआ है उसमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, ज़ीरो वेक्टर बोलें या नल वेक्टर बोलें तो क्या होता है वो। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, अब इसके बाद नल वेक्टर क्या होता है या ज़ीरो वेक्टर क्या होता है। देखो ऐसा है कि दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करो तो आपको वेक्टर क्वांटिटी ही मिलनी चाहिए, जो रिज़ल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। ठीक है, या दो वेक्टर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करो तो भी आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। ठीक है, ये रूल है। ठीक, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि 5i कैप ये वेलोसिटी है, ठीक है, v1, और दूसरी वेलोसिटी भी मुझे v2 5i कैप ही दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी डेल v। तो क्या लिखूँगा मैं, v2 माइनस v1 ऐसे लिखूँगा। तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 5i कैप माइनस 5i कैप इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तो कोई डायरेक्शन दिखाई नहीं दे रही,
दिखाई दे रही है क्या? सब्ट्रैक्ट किया वेक्टर क्वांटिटी में से वेक्टर क्वांटिटी को, तो डायरेक्शन तो गायब हो गई, डायरेक्शन कुछ है ही नहीं, मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो हो गया। तो लेकिन रूल ये कहता है कि वेक्टर क्वांटिटी में से वेक्टर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वेक्टर क्वांटिटी ही मिलनी चाहिए। इसलिए ये जो ज़ीरो आया है ना, इसको हम बोल देते हैं ज़ीरो वेक्टर, इसलिए हम ज़ीरो वेक्टर बोल देते हैं मैथमेटिकली रूल को सेटिस्फाई करने के लिए। नहीं तो रूल जो है हमारा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा कि वेक्टर में से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ तो वेक्टर नहीं मिल रहा। तो हमने एक नया वेक्टर डिफाइन कर दिया जिसको हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो वेक्टर। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये क्या बोला जाएगा? ज़ीरो वेक्टर बोला जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ज़ीरो वेक्टर। तो मैथमेटिकली जो रूल है वो नल एंड वॉइड ना हो, है ना, तो इसलिए जो है इसको हमने ज़ीरो वेक्टर बोल दिया है, इसी को बोलते हैं ज़ीरो वेक्टर। समझे बात? ये है ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, पहले जो मैंने इससे पहले बताया था ना, वो पैरेलल शिफ्टिंग बताई थी कि एक वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर रहे थे तो वो वेक्टर चेंज नहीं हो रहा था। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ? अभी मैं बात कर रहा हूँ पैरेलल वेक्टर्स की, कि जैसे सपोज़ दो वेक्टर हैं और जैसे सपोज़ एक वेक्टर है ये, ठीक है, और एक वेक्टर मैंने दूसरा ले लिया ये। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है, बट मैग्नीट्यूड कैसा है? डिफरेंट है। तो ये क्या क्या बोले जाएंगे? पैरेलल वेक्टर बोले जाएंगे। मैग्नीट्यूड सेम होगा तब भी पैरेलल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तब भी पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है? डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, क्वांटिटी भी डिफरेंट हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं, ये वेलोसिटी हो सकती है, ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है, फोर्स हो सकता है, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन एक है तो उन दोनों वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि दे मे हैव डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे कि एक वेलोसिटी हो गई और एक वेलोसिटी हो गई, ठीक है, और एक एक्सेलरेशन हो गया, एक एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ बोथ मस्ट बी सेम, ऑफ बोथ वेक्टर्स मस्ट बी सेम। मैग्नीट्यूड में चेंज, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ मैं मैग्नीट्यूड में चेंज हो सकता है, मतलब कि चेंज है तब भी वो पैरेलल वेक्टर है, बराबर मैग्नीट्यूड है तब भी वो पैरेलल वेक्टर बोले जाएंगे। बस क्या कंडीशन है कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, तो वो पैरेलल वेक्टर बोले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी में साथ में ही मैं बता देता हूँ आपको कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं, कोलिनियर, ठीक है। तो ये चलो थोड़ी देर बाद बताते हैं। देखो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, यही बता देते हैं। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर मतलब कि ये दोनों वेक्टर को एक ही लाइन में रख दूं मैं, एक ही लाइन में, जैसे कि ये वेक्टर ये था v, जैसा था वैसे ही रहने दिया, और इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ रख दिया उसी लाइन में जिस लाइन में वो रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे रख दिया, एक्सेलरेशन, तो ये दोनों एक ही लाइन में आ गए, इसलिए इसको कोलिनियर वेक्टर बोला जाएगा। पैरेलल तो है ही, दोनों की डायरेक्शन एक है, अभी भी ये पैरेलल हैं,
ऐसा ज़रूरी नहीं है पैरेलल वेक्टर यहाँ दूर ही रखा जाएगा इससे, नहीं, इस लाइन में रख दोगे तब भी ये पैरेलल वेक्टर तो है क्योंकि डायरेक्शन एक है, ठीक है। और एक लाइन में आ गए तो इसको कोलिनियर भी बोल देंगे, कोलिनियर भी है अब इस समय और पैरेलल तो है ही क्योंकि डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एंटी पैरेलल वेक्टर की बात करें तो यहाँ पर बस एक पॉइंट चेंज हो जाएगा, ठीक है, एंटी पैरेलल के लिए। एंटी पैरेलल वेक्टर तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो सकती हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, ठीक है, दे मस्ट हैव अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, मतलब कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। तो एक वेक्टर तो v है जैसा था, दूसरा वेक्टर हमने बना दिया a जिसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, ये ईस्ट में है तो ये वेस्ट में है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। तो इस टाइप के वेक्टर्स को बोला जाएगा एंटी पैरेलल, ठीक है। एंटी पैरेलल बिल्कुल बस एक ही पॉइंट का डिफरेंस है पैरेलल और एंटी पैरेलल में कि इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएंगी, डिफरेंट मतलब अपोजिट हो जाएंगी, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इनको भी कोलिनियर में लिखा जा सकता है, इनको भी कोलिनियर में लिखा जा सकता है। वी वेक्टर आपने बनाया ऐसे, ठीक है, जो था, ठीक है, ए वेक्टर को उसी लाइन में रख दिया, ये ए वेक्टर हो गया और ये वी वेक्टर है, ठीक है। तो अब ये कैसे हो गए, अपोजिट डायरेक्शन है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा है, देखो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है ये, ठीक है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये कैसे हैं, कोलिनियर हैं, एंटी पैरेलल हैं। ये कैसे हैं, पैरेलल हैं और कोलिनियर हैं, ठीक है, दीज आर पैरेलल कोलिनियर, पैरेलल एंड कोलिनियर। और ये कैसे हैं, एंटी पैरेलल एंड कोलिनियर, ठीक है, समझे बात। अच्छा, इसके बाद आता है आपका परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल एक ही बात है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर वेक्टर्स कौन से वेक्टर हैं, जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर हों, जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर हों, जिनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स must be 90. If angle between two vector is 90 degree, then the vectors are perpendicular or orthogonal. ठीक है, तो वो वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं, एक ही बात है ना। तो एक वेक्टर तो आपके पास में ऐसे है, ठीक है, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर आपके पास में ऐसे है, सपोज वेक्टर बी। तो ये क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर वेक्टर बोला जाएगा इनको, ठीक है। तो कितने वेक्टर जो है, मैक्सिमम कितने वेक्टर जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सकते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम
3, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड को डिफाइन करते हो ना, एक्स वाई जेड को डिफाइन करते हो तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये और ये परपेंडिकुलर है ना, और ये आपस में परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 3। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कि मैक्सिमम म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर 3। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो होंगे कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 3। ठीक है, इधर आई जे के, ये तीनों आपस में कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, आई जे के। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अब इससे आगे नेक्स्ट क्लास में फिर हम कुछ आगे की प्रॉपर्टीज़ हैं और एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।